पूरे प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। देहरादून नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार आगे है, जबकि श्रीनगर और पिथौरागढ़ में निर्दलीय कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं अब तक 7 नगर पालिका में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 2 नगर पालिका में निर्दलीय तो 1 में कांग्रेस आगे है। वहीं नगर पंचायतों की बात करें तो अब तक आए 6 रुझानों में से 5 में से कांग्रेस आगे है, जबकि 1 में बीजेपी आगे चल रही है। तो कौन जीतेगा रेस, कौन हारेगा, अब धीरे धीरे देखिए आगे पीछे यानी कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। जो मतगणना चल रही थी निकाय चुनावों को लेकर, श्रीनगर और पिथौरागढ़ में निर्दलीय कैंडिडेट हैं। देहरादून नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं अब तक 7 नगर पालिका में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चलते बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी शुरुआती गिनती हो रही है और जैसे जैसे नतीजे सामने आते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि किसके पास कौन कौन सी सीट गई है। किशन जोशी इस वक्त अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन, अगर अल्मोड़ा की बात की जाए तो देखिए यहां पर भी मतगणना चल रही है, यहां पर क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, किसके कैंडिडेट आगे हैं, पीछे हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, क्या कुछ खबर? नीलू, अल्मोड़ा नगर निगम में जो है भाजपा पहले राउंड में 1000 वोट से लगभग आगे निकल रही है पहले राउंड में। और पार्षदों की बात करें तो अधिकांश पार्षद जो है भाजपा के जीत चुके हैं। और इसके साथ ही जिले के अन्य निकायों में भी भाजपा पार्षदों में और सभासदों में आगे निकली है, जबकि कुछ निकायों में जो है निर्दलीय आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है पार्षदों में, क्योंकि छोटे छोटे पार्षद कहीं 1 वोट से जीत हो रही, कहीं 2 वोट से जीत हो रही, तो कहीं 8 वोट से जीत हो रही है। तो बड़ा रोचक जो है ये चुनाव के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नीलू, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, अभी तो चूंकि शुरुआती रुझान है, बैलेट से मतदान हुआ है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं निकलकर सामने आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे 12 नगर पंचायतों की, क्योंकि नगर पंचायतों में स्थिति कुछ स्पष्ट होती नजर आ रही है, तो 12 नगर पंचायतों में कांग्रेस के प्रत्याशी अभी आगे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब नगर पालिकाओं में थोड़ा मेरी समझ से 1-2 बजे के बाद अंदाज आना शुरू होगा। और नगर निगमों में तो मैं समझता हूँ शाम को 6-7 बजे के बाद ही कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और इन चुनावों में लोग बदलाव के मूड में थे। ये जनता का जो बदलाव का मूड था उसमें और भाजपा के संगठनात्मक शक्ति के बीच में ये मुकाबला है। देखते हैं कौन जीतता है, जनता का बदलाव का मूड जीतता है या भाजपा की संगठनात्मक शक्ति जीती है। हरीश रावत जी, चूंकि अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, देखिए इस बार का चुनाव हमने देखा कि 2027 को लेकर कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है, इसीलिए बड़े बड़े नेता, चाहे आप हो चाहे बाकी नेता हो, मुख्यमंत्री हो पुष्कर सिंह धामी, सभी इस बार मैदान में उतरे थे। और कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि देखिए जब से हमारी सरकार आई है, खासतौर पर पुष्कर सिंह धामी आए हैं, तब से हमने कोई चुनाव हारा नहीं है, इसलिए बड़े आश्वस्त हैं बीजेपी। नहीं हारा है, ये ऐसा तो नहीं कह सकते। बद्रीनाथ और मंगलौर में हारे हैं। नहीं, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा है। केदारनाथ में यदि वो युक्तिपूर्ण तरीके से एक वोट काटने वाला उसको सब वो नहीं करते, उसको मनी बैकिंग आदि बैकिंग नहीं मिलती, तो जो है हम केदारनाथ भी जीते। और देखिए ये मैं इसको सेमीफाइनल तो नहीं कहूंगा, सेमीफाइनल या जो भी कहिए, वो तो अभी पंचायतों के चुनाव होंगे, लेकिन एक मोर्चा है, महत्वपूर्ण मोर्चा है। और ये मैं इस अवसर को नगर निकायों में एक अच्छी नगरीय सोच, हरित सोच, एक विकास परक सोच, पर्यावरणीय सोच के लोगों को आगे आते देखना चाहता हूँ। वो किसी भी उसके मान्यता के हों, लेकिन इस तरीके के लोग आगे आएंगे तो नगरीय व्यवस्था यदि ठीक व्यवस्थित होगी तो उससे हम राज्य के अंदर
जो कई तरीके की विसंगतियां खड़ी हो रही हैं, विकासात्मक विसंगतियां खड़ी हो रही हैं, उन सब का उनको करेक्ट कर सकेंगे। करेक्टिव स्टेप उठाने की दिशा में राज्य के लिए इसको मैं एक अवसर के रूप में देखता हूं। हाँ, कांग्रेस के लिए भी एक अवसर है। कांग्रेस यदि इनमें जीतती है तो कांग्रेस के लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दी है, मैं वो मैं ये चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई है, कांग्रेस को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं उम्मीदवारों के रूप में भी और प्रचारक के रूप में भी, और बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से उन्होंने प्रचार अभियान चलाया है। तो मुझे लगा कि हमारी पीढ़ी के बाद जो नई पीढ़ी उभर करके आ रही है, वो पीढ़ी यदि रचनात्मक तरीके से चलेगी तो आगे वर्षों वर्षों तक कांग्रेस की सेवा करेगी। बिल्कुल। हरीश रावत जी, जिस तरह से देखिए नगर की सरकार चुननी है और जो शहर के लोग होते हैं बड़े जागरूक होते हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, वो नगर की सरकार चुनते हैं, यानी मेयर चुनते हैं और बाकी सारी चीजें हैं। कांग्रेस के लिए कितना जरूरी हो जाता है इस चुनाव को जीतना, क्योंकि पीछे के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का नहीं रहा है। चाहे वो परफॉर्मेंस अंदर खाने बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस में उनमें कुछ अच्छे तरीके से बन रही नहीं है, कोऑर्डिनेट सही से नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई और वजह, बहुत सारी ऐसी वजह सामने आई है, तो कितना जरूरी हो जाता है इस चुनाव में खास तौर पर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन करना? देखिए, चुनाव में तो कांग्रेस के जितने हमारे शीर्ष नेतागण हैं, जिसको मैं चतुर्भुज नेतृत्व कहता हूं, करण मेहरा जी हैं, यशपाल जी हैं, गोदियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, इन सब लोगों ने पूरी शक्ति से चुनाव प्रचार किया है। और मैं भी उनके साथ एक बैकअप मैन के तौर पर जो है बकअप कहने के लिए खड़ा रहा, सब जगह गया हूं। और लेकिन हमारी जो नीचे की लीडरशिप है, वो नई उभार सामने आया है, वो कांग्रेस के लिए एक पूंजी है। और ये एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के लिए भी है, विपक्ष के लिए भी है, राज्य के लिए भी है। आप विपक्ष को यदि ताकत नहीं देंगे तो फिर जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, कुप्रशासन का, भ्रष्टाचार का, महिला सम्मान का, युवा सम्मान का, किसान सम्मान का, इन पर लड़ेगा कौन जब आप विपक्ष की आवाज को कमजोर कर देंगे? तो उत्तराखंड के लोगों के लिए भी अवसर है, शहरी मतदाता के लिए अवसर है कि वो इसमें विपक्ष को ताकत दें ताकि उनके सवाल उठ सके। और दूसरा, मैंने कहा, राज्य के लिए भी एक अवसर है, यदि हरित सोच के, पर्यावरणीय सोच रखने वाले और नगरीय व्यवस्था की सूझबूझ रखने वाले लोग आगे आते हैं। जैसे हमने देहरादून में जिनको उम्मीदवार छांटा है, या हमने ऋषिकेश में जिनको उम्मीदवार छांटा, मैंने कई जगह अपने उम्मीदवारों से बातचीत की, काशीपुर में, हल्द्वानी में। ये लोग जो है बहुत अच्छी सोच, कैसे नगर को व्यवस्थित करेंगे, एक अच्छी, बिल्कुल जिसको मैं कहूं कि एक रोड मैप के साथ वो लोग चुनाव मैदान में थे। तो ये एक राज्य के लिए प्लस हो सकता है यदि ऐसे लोग चुन करके आते हैं। ठीक है हरीश रावत जी, इस बार शायद आप वोट भी नहीं दे पाए और मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था। बाद में जब तक हुआ कि नहीं, यहाँ नहीं है, वहाँ है, आपने कहा कि देखिए ये सारी चीजें गड़बड़ी हुई हैं, जो कि अच्छा नहीं है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी जगह पर बाकी मतदाता, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सिस्टमैटिक तरीके से मतदाताओं के नाम काटे गए। रुड़की जैसी जगहों में, यहाँ भगवानपुर में लाठीचार्ज करके अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, हजारों की संख्या में रोका गया। और ये गलत हुआ है और निंदनीय है। और जो वोट काटे गए हैं वो भी गलत है, और वो ज्यादातर जो है गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे। मगर जहां तक मेरे नाम का सवाल है, मैंने दोनों जगह जहां मैं परंपरागत तरीके से वोट डालता था, 2009 से डालता आया हूं, वहां के तीनों बूथों को चेक किया, अगल बगल के सब बूथों में चेक किया, वहां मेरा नाम नहीं था। और जहां मैं रह रहा हूं उससे जुड़ा हुआ जो बूथ है वहां भी चेक किया, वहां भी नहीं था। अब बगल के बूथ में था, बाद में पता चला, वो भी मुझको 6:38 में पता चला। और मेरा नाम हरीश रावत के नाम से, और वैसे जन्मजात नाम जो है हरीश चंद्र सिंह रावत है। तो
ये पहले यहाँ जो है उस नाम से किसी ने बना करके, अब कैसे क्या हुआ है मैं नहीं जानता हूँ। फॉर्म किसने भरा, क्या भरा, क्यों नहीं मुझको सूचना दी गई यदि ऐसा कुछ हो रहा था। ये सब चीजें हैं जो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, ये सब उनका भी वायलेशन है। लेकिन मैं अपने वाले मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगा, इसलिए नहीं देना चाहूंगा क्योंकि लोग ये समझेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन जो सामान्य वोटर का अधिकार छिना है मैं उससे बहुत चिंतित हूं। और यदि सत्तारूढ़ दल ऐसा करता है, कोई सत्तारूढ़ दल करता है, तो वो लोकतंत्र की बुनियाद पर प्रहार करता है। लोकतंत्र के असली रक्षक हरीश रावत नहीं है, उसके असली रक्षक जो है गरीब मतदाता है, वो अनपढ़ मतदाता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, रोजी रोटी छोड़ करके भी वोट डालने की लाइन पर खड़ा होता है। पहला काम वोट, फिर उसके पहला मतदान, फिर जलपान वाली बात करता है या काम की बात करता है। लेकिन उसको वोट से वंचित करना ये जो है चुनावी अपराध है, बड़ा अपराध है, लोकतांत्रिक अपराध है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश रावत जी हमसे बातचीत करने के लिए। और अच्छा प्रदर्शन हो, कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे। जैसे जैसे रुझान सामने आते जाएंगे और नतीजे सामने आते जाएंगे, इससे साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, ये थे हरीश रावत जिन्होंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहने वाला है। बहुत सारी जगह पर नगर निगमों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, लेकिन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव में किस तरह के रुझान आ रहे हैं। अगर शुरुआती रुझान की बात की जाए तो बीजेपी और निर्दलीय, बीजेपी इस वक्त कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आगे चल रही है और बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर बात आती है निर्दलीय उम्मीदवारों की। इस बार कई बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बागियों को कांग्रेस और बीजेपी ने मना लिया था, लेकिन अब भी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं चुनौती बने हुए हैं। और इस वक्त सुरेश जोशी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, शुरुआती जो रुझान है वो तो बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माने जा रहे हैं। देखिए, मैं अभी हरीश रावत जी को भी सुन रहा था और आप लोग रुझान भी दिखा रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों की तैयारी थी और जिस तरह से सरकार काम कर रही है प्रदेश में, और विशेष करके एक युवा वर्ग जो मुख्यमंत्री जी से बहुत ज्यादा प्रभावित है और मुख्यमंत्री जी के कार्यों पे एक तरह से मैं कह सकता हूँ मोहर लग रही है। अभी तो आप लोग रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 24 वर्षों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इस समय नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। और पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है, उस सरकार ने जिस तत्परता से प्रदेश को चलाया है और जो प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं थी उन आवश्यकताओं की पूर्ति की है, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जो मूलभूत समस्याएं लोगों की होती हैं, उन सभी समस्याओं पे बहुत गंभीरता से सरकार ने विचार किया है। तो उसी के परिणाम और नतीजे आपके सामने ये रुझानों में भी दिख रहे हैं। और जो रुझान आपको दिख रहे हैं, इससे कई अधिक जो हमारे पास फीडबैक्स आ रहे हैं, उन फीडबैक्स के आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इन सब के पीछे उत्तराखंड की जनता का जो आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, इस बार भी मुझे लगता है कि आशीर्वाद रहा है। जब हम चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कि हम मोदी जी के और धामी जी के प्रतिनिधि के रूप में आपकी जो ये ट्रिपल इंजन की सरकार है इसको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं। और जब आदमी विकास चाहता है तो नेचुरल है कि भाई नगर पालिकाओं की जो आमदनी है बहुत ज्यादा नहीं है, उसको राज्य वित्त पर और केंद्र वित्त पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए लोगों को ये लगता है कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में धामी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए हमको जिलों के अंदर और नगर पालिकाओं के अंदर और नगर पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देना चाहिए। और वो रुझानों से बिल्कुल साफ और स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल। हरीश रावत जी से भी ये सवाल पूछा था सुरेश जोशी जी की देखिए, नगर की जनता बड़ी समझदार होती है, अपने मुद्दों को समझती है, अपने अधिकारों को समझती है और बड़ी सूझबूझ के साथ वो वोट करती है। जहां तक ट्रिपल इंजन की सरकार है कि केंद्र हो, फिर राज्य हो और अब निगम हो, अगर यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन
बीजेपी का रहता है तो प्रदेश के विकास के लिए, और दूसरी बात 2027 के सेमीफाइनल से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, तो कितना फायदेमंद उत्तराखंड की जनता के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, हम देखिए लोग आइडियोलॉजी पे काम करते हैं और कार्यक्रमों पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को आगे रख के जो विषय हमने जनता के सामने रखा है उस विषय को हम कैसे उसकी पूर्ति करें, ये हमारी सरकार काम करती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे आप लोग चैनल चला रहे हैं 24/7, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24/7 जनता के बीच में काम करता है। तो उसी के कारण जो है कि जैसे आपने प्रश्न किया कि 2027 का, देखिए 27 तो अभी दूर है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक दल के नाते हम लोग 27 की तैयारी भी जो है इन चुनाव के बाद प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी जनता से विमुख नहीं होना चाहता है। वो हमेशा जनता की समस्याओं को लेकर के, जनता के विषय को लेकर के वो जनता के बीच में जाता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं प्रदेश के अंदर जो सिर्फ मीडिया में बैठ करके या जब चुनाव आते हैं तो तब वो तेजी दिखाते हैं। और मैं अभी हरीश रावत जी को सुन रहा था, देखो हरीश रावत जी ने फिर कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने फिर वही राग अलापा कि अल्पसंख्यकों के मत काट दिए गए। भाई हम अल्पसंख्यकों के मत क्यों काटेंगे आप बताइए। देखो वो फिर मतलब जो है कि एक उस राजनीति में आ गए जो जाति की राजनीति हम कहते हैं, धर्म की राजनीति हम कहते हैं। उन्होंने देखो ना, चोला जो ओढ़ रखा है वो आज भी सनातन विरोधी चोला ओढ़ के वो लोग बैठे हुए हैं, या वो सर्वधर्म का चोला जो उनको ओढ़ना चाहिए था उसको वो किया है। अब वो आरोप तो हम पे लगाते हैं कि साहब आप संविधान के साथ नहीं है। अब हो क्या रहा है, देखिए मैं पूरे चुनाव में जब प्रदेश में घूम रहा था तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता थी, जब उन्होंने 71 का चुनाव लड़ा था तो उसमें एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उसके साथ साथ दूसरा नारा दिया था जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। यानी उन्होंने कहा कि हम सर्वधर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि साहब जाति जनगणना, बिना जाति जनगणना, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक जातियों में देश विभाजित नहीं होगा, जब तक जातियों की बातें मैं नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। लेकिन यही उत्तराखंड में ये लोग जो है वो नारा दे रहे थे इंदिरा जी का, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो इसलिए मैंने इस बात का भी जिक्र किया था चुनाव में कि आखिर कांग्रेस का कंफ्यूजन कब दूर होगा। जो कांग्रेस बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो चुकी है, उस कंफ्यूजन को कब दूर करेगी। तो अब उसी को लेकर के अब हरीश रावत जी थोड़ा एक इस बात को भी अभी कह गए आपके चैनल पे कि साहब इन्होंने भगवानपुर में ये कर दिया, रुड़की में ये कर दिया। होता क्या है, कांग्रेस हमेशा देखो फील्ड में काम नहीं करती। जैसे मैंने पहले कहा, जब चुनाव आते हैं तो तब कांग्रेस जो है जनता के बीच में आती है, उससे पहले कांग्रेस दिखती नहीं है कहीं दूर दूर तक। और जब वो हार के करीब होती है तो कभी वो कहती है ईवीएम। अब इस बार तो बैलेट से चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की डिमांड बैलेट होती थी, अब इस बार बैलेट ही है चुनाव, बैलेट की आज गिनती हो रही है। अब देखो बैलेट में शाम तक उनके क्या वो आते हैं, हल्का सा हिंट तो उन्होंने दे दिया कि साहब वो अल्पसंख्यक मतदाता नहीं थे इसलिए हम हार सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि जब तक आप अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी सोच को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करोगे कि भाई आपकी क्या बिल्कुल। और देखिए ऐसा है कि आप तो देखिए मतगणना इस वक्त चल रही है, काउंटिंग चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से कह रही है कि इस बात नगर निगम में उनका अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। कुछ देर में अभी तो रुझान है, नतीजे भी आ जाएंगे, आपसे दोबारा बातचीत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए और लगातार खबरें भी हमारे पास आ रही है। यहाँ पर अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीय मेयर जो है वो आगे चल रहे हैं। नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आई है। मेयर जो है निर्दलीय उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं मेयर पद के लिए। बातचीत करने के लिए विजय वर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए बार बार कहा जा रहा था कि बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, मतलब कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं, निर्दलीय है। अब जब पिथौरागढ़ से ये खबर आ रही है तो ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि यहाँ पर दो बड़ी पार्टियों को पछाड़कर एक निर्दलीय मेयर के अभी उम्मीदवार के तौर पर आगे है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है। ये निश्चित तौर पर अभी एकदम शुरुआती ये रुझान है। करीबन दो वार्डों से अभी नतीजे यहाँ पर आए हैं, तो उनको देखते हुए लग रहा है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है मोनिका महर, जो कि
कांग्रेस विधायक मयूर कुमार जिनका खुले हम समर्थन कर रहे थे, वो कुछ अभी यहाँ पर हल्के सी बढ़त उन्होंने बना रखी है। अभी पूरी लगभग 95% काउंटिंग अभी होनी है, लेकिन शुरुआती तौर पे निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार ने बढ़त बना रखी है, वो दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी है। और खासकर मैं कहूँ कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत पीछे है अभी के स्थिति में, और जो मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है वो बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और अगर विजय बात की जाए बीजेपी की और कांग्रेस की, तो उनकी क्या स्थिति दिखाई दे रही है? सेकंड नंबर पर कौन है इस वक्त? तो जी मैं आपको बताऊं, दूसरे नंबर पर यहाँ पर अभी बीजेपी की कल्पना देवलाल दिखाई दे रही है, जिनसे तकरीबन 100 वोट के आसपास की लीड निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर ने ली है। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कांग्रेस की अंजुल लूंटी है। एक तरीके से ये कह सकते हैं जो शुरुआती रुझान आ रहा है, उस शुरुआती रुझान से ये संकेत हमें जरूर मिल रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर और बीजेपी की कल्पना देवलाल के बीच यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भाट ने बीजेपी की बम्पर जीत का दावा भी किया है। काउंटिंग शुरू हो गई है, और क्योंकि दोनों प्रदेश अध्यक्ष, आपके लिए उम्मीद? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि नगर निगम का चुनाव हो चाहे पंचायत का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपार जन समर्थन मिलने वाला है। और जैसे परिणाम है, अभी जैसे मेरे पास जानकारी आई है, कुछ वार्डों में हमने बढ़त बना दी है, तो मैं कह सकता हूं कि देहरादून तो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हमारा नगर निगम बनने जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 11-11 नगर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कि 100 में से कितने, 100 टोटल निकाय, 100 में से कितने बीजेपी मान? 70-80% से ऊपर मैं पहले से कह रहा हूँ कि हम पिछली बार भी रहे, इस बार उससे पिछली बार जहाँ 60% पालिकाओं में हम आगे थे, इस बार उसको हम 80% तक ले जाएंगे। बीजेपी ऑफिस में किस वक्त प्रोग्राम होगा? मतलब देखिए, एक एक करके जीत परिणाम जैसे आना प्रारंभ होगा, सायंकाल से हमने सब कार्यकर्ताओं को कार्यालय बुलाया है और बड़े उत्साह के साथ गुलाल भी खिलाया जाकर दीपावली होली दोनों मनाई जाएगी। आपके भी एग्जाम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक परफॉर्मेंस। ठीक है, जनादेश जब पॉजिटिव होता है, निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते हमको भी खुशी होती है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर उसका दौरा किया, मैं भी अनेकों पालिकाओं में मेरा जाना हुआ, हमारे प्रत्येक मंत्री, विधायक ने, सांसद ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी का सबका प्रयास रहा है और उसके परिणाम हमारे सामने सार्थक सिद्ध होंगे।